सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने आप लोग के सामाजिक अध्ययन विषय के पवन सीरीज, राजन सीरीज के बहुविकल्पी अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया है। इसके अलावा आप लोग के सामाजिक अध्ययन विषय का हैंड रिटन नोट्स भी कंप्लीटली करवा दिया है और आप लोगों को वो नोट्स बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। और इसके अलावा सभी चैप्टर्स के हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो अगर आप देखोगे कि सामाजिक विज्ञान में हम लोगों ने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, सबको अच्छे से समझाया है आप लोगों को। तो चलिए अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कर लेते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सबको हम सॉल्व करेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 2016 का प्रश्न पत्र आप देख सकते हैं, ये 2016 का पेपर आज यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। और 2016 में 2 बार पेपर हुआ था, तो ये पहला पेपर है, यानी कि 2016 का फर्स्ट पेपर है, सेकेंड भी मैं करवाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में किसकी दरगाह है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी की, या फिर ख्वाजा सलीम चिश्ती की? राइट आंसर है ऑप्शन ब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। कहां पर? अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 2 है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? ये मैंने आप लोगों को पवन सीरीज में भी पढ़ाया है, राजन सीरीज में भी पढ़ाया है ये क्वेश्चन, और आप लोग के हैंड रिटन नोट्स में भी तो करवाया ही है मैंने। दोस्तों ऑप्शंस हैं किताब उल रहला, शाहनामा, राज तरंगिणी, या फिर किताब उल हिंद। किताब, यहाँ पर किताब रहेगा, किताब उल हिंद। तो यहाँ पर दोस्तों महमूद गजनबी के समय भारत पर आक्रमण के समय, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय अल-बरूनी ने किताब उल हिंद ग्रंथ की रचना की थी। किसकी रचना की थी? किताब उल हिंद। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दा है ये बिल्कुल सही है, किताब उल हिंद की रचना उन्होंने की थी। तीसरा है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तथा कथित दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, या फिर सैयद वंश? तो राइट आंसर है ऑप्शन आ, तथा कथित दास वंश, या जिसे हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। गुलाम वंश में आप लोगों को पता है कि सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी, फिर इल्तुतमिश था, फिर उसके बाद रजिया सुल्तान, कई सारे इसमें जो मतलब इसमें बहुत सारे शासक हुए। तो इसीलिए जो गुलाम वंश है इसमें सर्वाधिक शासक हुए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त से, कुमारगुप्त से, या फिर स्कंदगुप्त से? दोस्तों जो प्रयाग प्रशस्ति है ये संबंधित है समुद्रगुप्त से, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, या फिर खान जहां मकबूल? राइट आंसर है ऑप्शन ब, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसको याद रखिएगा आप, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी 2016 का ये पेपर है, तो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन दिए होते हैं वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट होते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था वारंगल, देवगिरी, भद्रा, या फिर विजयनगर? राइट आंसर है ऑप्शन द, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। आप लोगों को ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? ऑप्शंस हैं बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, भारतीयों के जीवन का अध्ययन करने के लिए, या फिर भारत में चीनी राजदूत का कार्य करने के लिए? दोस्तों चीनी यात्री ह्वेनसांग बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आया था चीन से भारत में, और धीरे धीरे उसने नालंदा विश्वविद्यालय में वो शिक्षक बन गया। पहले तो शिक्षार्थी था, यानी कि अध्ययन किया था, फिर वहां पर वो शिक्षक भी बन गया था। उसने भारतीयों के जीवन का अध्ययन भी किया था और भारत में चीनी राजदूत का कार्य भी किया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग का जो मुख्य उद्देश्य था भारत आने का वो यही था कि वो बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करना चाहता था। तो उसका उद्देश्य मेन यही था। उसको जब यहाँ पर आया नहीं था तो आने का उद्देश्य यही था उसके, तो आने का उद्देश्य ही पूछा है, तो जब उसका पहला उद्देश्य यही था कि बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं परतदार शैलों से, रूपांतरित शैलों से, आग्नेय शैलों से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सा, आग्नेय शैलों से। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में कौन सा इमारत शामिल है? कुतुब मीनार, ताजमहल, हवा महल, या फिर जामा मस्जिद? आप सभी को अच्छे से पता है कि ताजमहल विश्व के आश्चर्यजनक इमारतों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर
10 है पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। विसर्प, हिमोड़, गार्ज या फिर भृगु? राइट आंसर है ऑप्शन सा गार्ज। क्वेश्चन नंबर 11 है पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं? दोस्तों जब चांद बढ़ता है तो उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जब चांद घटने लगता है धीरे धीरे तो उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है? क्रोड, मेंटल, भूपर्पटी या फिर उपयुक्त सभी? तो गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है क्रोड, और ये सबसे अंदर की परत होती है पृथ्वी के अंदर, और भूपर्पटी क्रस्ट होती है, उसके बाद मेंटल और फिर कोर सबसे अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 है वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है? आप सभी को पता है कि 78% नाइट्रोजन है और 21% क्या है? ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? अगर मूल संविधान पूछ रहा है तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आ। और अगर वर्तमान में यहाँ पर पूछेगा वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं हमारे संविधान में। लेकिन मूल संविधान यहाँ पर जो पहला संविधान बना था उसमें कितनी अनुसूचियां ये पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन आ ही होगा 8। क्वेश्चन नंबर 15 है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू? दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इसके अलावा संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ से अतिलघुत्तरी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो अतिलघुत्तरी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 16 है प्रथम तथा द्वितीय बौद्ध सभाएं किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में सप्तपर्णी गुफा स्थल पर अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। अजात शत्रु याद रखिएगा आप लोग। फिर द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व में, यानी कि 100 वर्ष का डिफरेंस है, आप देख सकते हो। वैशाली विदर्भ में हुई थी और इसमें जो शासक थे उस समय काला शोक थे। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? दोस्तों भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे कुषाण राजा कनिष्क ने। ठीक है, तो यहाँ पर किसने जारी किए थे? तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है कनिष्क ने। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। और यहाँ पर देखिए हिंद यूनान यानी कि इंडो यूनानी नाम से वो सिक्के जारी किए गए थे। और नाम किसका है? सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 18 है वराहमिहिर कौन थे? वराहमिहिर गुप्तकालीन महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे। और कौन थे? गुप्त काल में आपको अच्छे से पता है कौन थे? आर्यभट्ट थे। मैंने अच्छे से पढ़ाया है, जितने भी प्रशिक्षुओं ने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर दोनों ही गुप्त काल के बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। और वराहमिहिर क्या थे? साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य भी थे। क्वेश्चन नंबर 19 है कोणार्क के सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है? इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है चोलों के शासनकाल में जनपद तथा गांवों को क्या कहते थे? तो चोलों के शासनकाल में जनपद को नाडु तथा गांवों को कुर्रम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 21 है इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहां हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर की मध्य युद्ध 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में हुआ था। और इब्राहिम लोदी और बाबर का मुकाबला बहुत ही जबरदस्त था। और इसमें दोस्तों देखिए युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर ने लोदी वंश का अंत करके भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 22 है मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में जकात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दोस्तों जकात का अर्थ है कि आप जितना भी साल भर में कमाते हो अपने वार्षिक कमाई का 2.5% दान करना, ऐसे लोगों को जो असहाय हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है पृथ्वी को भूपर्पटी के नीचे अधः स्तर में 3 परतें कौन कौन सी हैं? पृथ्वी के भूपर्पटी के नीचे अधः स्तर में 3 परतें कौन कौन सी हैं? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। भूपर्पटी जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, फिर मेंटल है और फिर कोर है या क्रोड। क्वेश्चन नंबर 24 है आग्नेय सेल की विशेषताएं बताइए। इन चट्टानों की निम्न विशेषताएं होती हैं। ये चट्टानें जीव जंतु एवं वनस्पति रहित हैं। ये रवेदार चट्टानें हैं। ये कठोर एवं अपारगम्य चट्टानें हैं। इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 26 है, बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालुका स्तूप कहते हैं। इन स्तूपों के आकार में तथा स्वरूप में बहुत विविधता देखने को मिलती है। बालुका स्तूपों का निर्माण शुष्क तथा अर्ध शुष्क भागों के अलावा सागर तटीय भागों में, झीलों के रेतीले प्रदेशों से होकर प्रवाहित होने वाले सरिताओं के बाढ़ के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूर्यताप किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, मिस्टल तथा ब्लीजर्ड किस प्रकार की हवाएं हैं? तो मिस्टल यह ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं जो रोन नदी की घाटी से होकर चलती हैं। और ब्लीजर्ड तथा या हिमवत झंझावत क्या होता है? यह बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं होती हैं। रूस के टुंड्रा प्रदेश एवं साइबेरिया में ब्लीजर्ड का स्थानीय नाम क्रमशः पुर्गा व बुरान है। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान सभा कब बनाई गई? इसमें कुल कितने सदस्य थे? चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। भारत के संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार हुआ, ठीक है। और इस योजना के अनुसार प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य बनाया जाना था। इस प्रकार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें 292 सदस्य 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से, शेष 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आते थे। ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्यों का मनोनयन वहां के राजाओं द्वारा तथा चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के सदस्यों का मनोनयन सरकार द्वारा किया गया। विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 रह गई थी। से सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए थे। तो अगर पूछता है कि भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, तो 389, आपको यही याद रखना है, पूरा 389। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि सभी धर्म राज्य की निगाह में क्या है? समान है। सभी धर्म बिल्कुल समान है। पंथ का मतलब धर्म होता है। सभी धर्म संविधान की नजर में क्या है? इक्वल है। कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं है, सभी धर्मों का समान रूप से आदर हो। क्वेश्चन नंबर 31 है, महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम महमूद गजनबी का आक्रमण देखेंगे और उसका उद्देश्य क्या था। महमूद गजनबी तुर्क सरदार जिसने पश्चिम एशिया की छोटी सी रियासत गजनी राज्य की स्थापना की थी का एक उत्तराधिकारी था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने भारत की धन संपदा के बारे में गाथाएं सुन रखी थी, अतः अपने राज्य को समृद्ध बनाने के लिए सन 1000 ईस्वी में से लेकर के 1025 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनबी का इरादा भारत पर आक्रमण कर धन दौलत लूट कर इकट्ठा करना था। बस यही इतना आपको पता रखना है कि ये जो महमूद गजनबी था, इसने भारत पर आक्रमण करके धन दौलत लूट कर इकट्ठा करना चाहा और अपने राज्य को समृद्ध बनाना चाहा, ठीक है। और इसके अलावा महमूद गजनबी ने ही, आपको पता है कि सोमनाथ मंदिर पर कई बार इसने आक्रमण किया था। सोमनाथ इसके मुख्य आक्रमण का केंद्र था और महमूद गजनबी भारत में सबसे पहले प्रसिद्ध आक्रमण इसका कहाँ था? सोमनाथ मंदिर पर ही था। वहां इसने बहुत सा धन, सोना, चांदी लूटा और गजनी वापस चला गया। तो इस तरीके से महमूद गजनबी का उद्देश्य क्या था? भारत में आकर के लूटपाट करना। इसके बाद अब देखिए मोहम्मद गोरी का क्या उद्देश्य था। मोहम्मद गोरी महमूद गजनबी के लगभग 150 वर्ष बाद अफगानिस्तान की एक छोटी सी रियासत गौर का तुर्क शासक मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने आया था। मोहम्मद गोरी ने भारत में सबसे पहले 1175 ईस्वी में पंजाब के मुल्तान शहर पर आक्रमण किया था, ठीक है। सिंध और मुल्तान पर अधिकार कर लिया था। भारतीय राजाओं के आपसी संघर्ष का लाभ उठाते हुए गौरी ने मुल्तान शहर के आक्रमण के बाद गुजरात के चालुक्य वंश के राजा भीम पर आक्रमण किया, लेकिन इस युद्ध में हार गया। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य धन प्राप्ति व इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। बस इतना ही आपको जानना है कि मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? धन प्राप्ति व इस्लाम धर्म का प्रचार। जबकि महमूद गजनबी का क्या उद्देश्य था? भारत में आकर के धन लूटना और अपने राज्य को क्या करना? समृद्ध बनाना। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है, सेना के संगठन में अलाउद्दीन ने क्या क्या सुधार किए? अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को था। अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना का संगठन किया था। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। सैनिकों को नियुक्त उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की जाती थी। सैनिकों की नियुक्ति कैसे होती थी? वो घुड़सवारी कर सकते हैं कि नहीं,
शस्त्र अच्छे से चला सकते हैं कि नहीं, मतलब योग्यता अगर रखेंगे तभी आपको सैनिक बनाया जाएगा। सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई और नगद वेतन देने की प्रणाली सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए घोड़ों में दाग लगाने की प्रथा, घोड़ों में दाग लगाने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया। दाग लगाने का मतलब है कि इसके पास जितने भी घोड़े थे अलाउद्दीन खिलजी के पास, सभी में ये दाग लगाने का मतलब कि एक चिन्ह लगा देता था कि ये हमारी तरफ के। युद्ध में कैसे पता चलेगा कि ये हमारे घोड़े हैं या फिर विरोधी दल के, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे शत्रु के घोड़े हैं। तो अगर निशान लगा रहेगा घोड़ों पर तो पता रहेगा ना कि ये हमारी तरफ के सैनिक लड़ रहे हैं और ये हमारी तरफ के घोड़े हैं। तो यहाँ पर घोड़ों को दाग लगाने की प्रथा भी स्टार्ट की गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में कौन कौन सी योजनाएं लागू की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन सी योजनाएं लागू की थी? देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से लेकर के 1351 तक था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। उसने 26 वर्ष तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने साम्राज्य की प्रगति व सुव्यवस्थाओं के लिए निम्नलिखित योजनाएं स्टार्ट की थी। दोआब में कर वृद्धि, तुगलक ने गंगा व यमुना के बीच की भूमि जिसे दोआब कहते थे, भूमि कर में वृद्धि कर दी और कई अन्य कर भी लगा दिए थे। इसके बाद राजधानी में परिवर्तन किया था। तांबे की मुद्रा का चलन इसी ने किया था। लेकिन दोस्तों इसे सफलता नहीं मिली। इसने जो भी कार्य किया उसमें इसे सफलता नहीं मिल पाई। इसने राजधानी का परिवर्तन किया, उसमें भी इसे सफलता नहीं मिली। तांबे की मुद्रा का चलन चलाया, इसमें भी नहीं सफलता मिली। और जब उसने कर में वृद्धि कर दिया तो जनता इससे त्रस्त हो गई। इसीलिए इसका जो शासनकाल है केवल 26 वर्ष तक का है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के विषय में क्या क्या लिखा? दोस्तों ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। पहले तो आप ये देखिए, ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था और हर्ष के शासनकाल में ये भारत आया था। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार या नीति का पंडित कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अब इन्होंने क्या कहा है, चलिए सबसे पहले ये देखते हैं। हर्ष के समय की राजनीतिक दशा के बारे में इन्होंने क्या कहा, राजनीतिक दशा उस समय की कैसी थी? चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। उसके अनुसार हर्ष का शासन उदार सिद्धांतों पर आधारित था तथा शासन तंत्र जनहित की कामना से संचालित होता था। राजा के परिश्रम तथा दानशीलता की भी ह्वेनसांग ने प्रशंसा की थी, क्योंकि हर्ष बहुत ही बड़ा दानी था, आप लोगों को पता भी है। राजा के समय का विभाजन अत्यंत सतर्कता के साथ किया जाता था। उसका सारा समय धार्मिक कार्य तथा शासन संबंधी मामलों में ही बटा हुआ था। ह्वेनसांग के अनुसार राजा का दिन 3 भागों में विभक्त था। दिन का एक भाग तो शासन के मामलों में व्यतीत होता था और शेष 2 भाग धार्मिक कृत्यों में व्यतीत होते थे। और यहाँ पर लिखा है कि हर्ष जो थे वो कभी भी अपने काम से थकते नहीं थे। उनके लिए दिन का समय बहुत कम था। अच्छे कार्यों में वो इतने संलग्न रहते थे कि वे सोना और खाना भी भूल जाते थे। अब इसके बाद देखिए आर्थिक स्थिति के बारे में क्या कहा है ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग के वृत्तांत से हर्षकालीन आर्थिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। हर्षकालीन आर्थिक स्थिति में कृषि के द्वारा ही जनता अपनी रोजी रोटी अर्जित करती थी। सारे देश में सर्वत्र खेती होती थी। अन्य फल फूल इत्यादि अधिक मात्रा में पैदा होते थे। सिंचाई की उचित व्यवस्था करके कृषि की उन्नति की जाती थी। इसके बाद धार्मिक स्थिति क्या थी, बहुत बड़ा आपको नहीं लिखना है क्योंकि 2 नंबर का ही क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए ह्वेनसांग ने लिखा है कि यद्यपि हर्ष तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, किंतु उस समय के अनेक धर्म भारत में प्रचलित थे। ह्वेनसांग के अनुसार कुछ लोग तो मोर पुच्छ धारण करते हैं, कुछ मुंडमाल द्वारा अपने को अलंकृत करते हैं, कुछ बिल्कुल नग्न रहते थे, कुछ अपने शरीर को घास तथा तख्तों से ढकते हैं, कुछ अपने बालों को उखाड़ते हैं और मूंछों को कटवाते हैं, कुछ सिर के पास के बालों में जटा बना लेते हैं और सिर पर घुमावदार चोटी रखते हैं। जीवन में भी विभिन्न संप्रदायों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है, यानी कि इनके जीवनी में भी विभिन्न प्रकार के संप्रदायों का उल्लेख है, यानी कि हर्ष के शासनकाल में सभी धर्मों के लोग रहते थे। और यहाँ पर आप देखिए सामाजिक स्थिति क्या थी। ह्वेनसांग के वृत्तांत में हर्षकालीन सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। हर्षकालीन समाज जाति के आधार पर आधारित एवं नियमों से शासित था। ह्वेनसांग के अनुसार परंपरागत जाति विभेद में 4 वर्ग हैं। 4 जातियों में विभिन्न मात्रा में धार्मिक अनुष्ठान जनित पवित्रता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपने देखा हर्ष के शासनकाल में क्या स्थिति थी देश की और क्या क्या चीजें लिखा था किसने, ह्वेनसांग ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, अशोक के धम्म के विषय में अपनी टिप्पणी लिखिए। तो अशोक के धर्म का या
धम्म का क्या स्वरूप था, तो चलिए देखते हैं। अपने दूसरे शिलालेख में अशोक प्रश्न करता है कियम चुम धम्मे, और अपने दूसरे और सातवें अभिलेखों में उसने धम्म के तत्वों का उल्लेख किया है। अप सिनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च। अब देखिए, अल्प पाप अपासिनवे, अत्यधिक कल्याण, बहुकयान, दया, दान, सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता, साधुता, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है, सेल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होते हैं। तो सेल किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, चलिए देखते हैं। देखिए, सेल या चट्टाने एक ही चीज होती हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। भूपर्पटी का ऊपरी भाग स्थल मंडल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसकी ऊपरी 100 किलोमीटर मोटी परत स्थल मंडल कहलाती है। धरातल से 16 किलोमीटर की गहराई तक तथा 95% भूपर्पटी सेलों की बनी हुई है। चट्टान या सेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों के मेल से होता है। ये सभी पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, चाहे वो ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चीका रोड़ी अथवा मिट्टी की भांति नरम एवं मुलायम हो, सेल कहलाते हैं। सेलों का वर्गीकरण देखिए, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित सेलें। इस तरीके से इन्हें सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे आग्नेय चट्टाने। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के शब्द इग्निस से लिया गया है, जिसका अर्थ है आग। अतः ये ऐसी सेलें या चट्टाने हैं जिनके निर्माण में पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित गर्म द्रव्य के ठंडा होने से हुआ है। सभी चट्टानों का मूल पदार्थ गर्म तरल तथा चिपचिपा मैग्मा है, जो भूगर्भीय ताप के कारण गहराई से दरारों से होता हुआ धरातल की ओर बढ़ता है, तथा यह मैग्मा जब लावा के रूप में धरातल पर फैलकर ठंडा होकर जम जाता है तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इन्हें प्राथमिक चट्टाने भी कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, रासायनिक संरचना के आधार पर चट्टाने, आग्नेय चट्टाने कई प्रकार की होती हैं, अम्लीय आग्नेय चट्टाने, क्षारीय आग्नेय चट्टाने। अब इसके बाद हम अवसादी चट्टाने देखेंगे। इन चट्टानों में परतदार चट्टाने भी कहा जाता है। इन चट्टानों को अवसादी चट्टाने वे हैं जो विखंडित ठोस पदार्थों के निक्षेपण से बनी हों, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित हो। यद्यपि अवसादी सेल भूपर्पटी के पूरे आयतन का केवल 5% भाग ही है, तो भी पृथ्वी के स्थल मंडल के 75% को घेरे हुए है। स्पष्ट है कि ये चट्टान आग्नेय चट्टानों की तुलना में बहुत कम है, किंतु पृथ्वी के धरातल पर ये विस्तृत रूप से फैली हुई हैं। इसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे कायांतरित चट्टाने या रूपांतरित चट्टाने। ये चट्टाने जो अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन द्वारा बनी हुई हैं, कायांतरित चट्टाने कहलाती हैं। कायांतरित चट्टाने तापमान, दबाव अथवा रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उनके रूप, बनावट, कठोरता तथा खनिजों का रूपांतरण हो जाने के परिणाम स्वरूप बनती हैं। कायांतरित का अर्थ है रूप में परिवर्तन। रूपांतरण प्रक्रिया है जिसमें समेकित सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, भूकंप आने के क्या कारण है, भूकंप के समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं भूकंप आने के क्या कारण है, भूकंप के समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए दोस्तों, भूकंप के कारण जब हम किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो पानी की लहरें सभी दिशाओं में फैलने लगती हैं। इसी प्रकार पृथ्वी के भीतर की चट्टानें जब हिलती हैं तो कंपन पैदा होता है जो चारों ओर फैलने लगता है। इस प्रकार चट्टानों के हिलने से को ही भूकंप कहते हैं। भूकंप का कंपन केवल भूपटल भाग में ही सीमित रहता है। चट्टानों का हिलना अथवा भूकंप की उत्पत्ति मुख्यतः 2 कारणों से होती है, विवर्तनिक या टेक्टोनिक कारण। पृथ्वी के भीतर अधिक गहराई पर तापमान और दाब बहुत अधिक होता है। कभी कभी यह दाब इतना अधिक बढ़ जाता है जिसके कारण गहराई पर स्थित चट्टानें मुड़ने लगती हैं और अंततः टूट जाती हैं। चट्टानों के टूटे हुए भाग ऊपर अथवा नीचे की ओर सरक जाते हैं, इसे भ्रंश कहते हैं। एक विशाल भूकंप के आने के बाद पृथ्वी को स्थिर होने में समय लगता है और काफी समय तक हल्के हल्के झटके आते रहते हैं, जिन्हें बाद के झटके या आफ्टर शॉक कहते हैं। इसके बाद है प्लेट टेक्टोनिक। एक दूसरा विवर्तनिक कारण भी है। पृथ्वी के पटल को 12 प्लेटों में बांटा गया है। ये प्लेटें सरकती रहती हैं और कभी कभी दूसरी प्लेटों से टकरा जाती हैं, अतः इन प्लेटों के टकराने से भी भूकंप आते हैं। इसके बाद है अविवर्तनिक कारण। भूकंप की उत्पत्ति के अविवर्तनिक कारण भी होते हैं। जब ज्वालामुखी से उद्गार निकलते हैं तब भी पृथ्वी की सतह पर कंपन होते हैं। इसके अतिरिक्त चट्टानों के खिसकने, बम फटने अथवा भारी वाहनों और रेलगाड़ियों की तीव्र गति से भी कंपन पैदा होते हैं, किंतु इस प्रकार के भूकंप बहुत हल्के होते हैं। तेज से तेज ज्वालामुखी भूकंप एक मध्य विवर्तनिक भूकंप से हल्का होता है। और भूकंप के समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को भी पता है कि किस तरीके से हमें सबसे सेफ जगह ढूंढनी चाहिए कि कहां पर हम सुरक्षित रह सकते हैं। और भूकंप
से बचने के लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ पर ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स हो वहां से थोड़ा हम दूर हट जाएं। और अगर लग रहा है कि हाँ भूकंप आने वाला, इस स्थिति में आपको यही सावधानियां आप रख सकते हैं कि आप किस तरीके से आपको कहाँ छिपना है, कैसे अगर इस तरीके की स्थिति आती भी है तो यही सब चीजें हैं इसके अंदर। तो चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, वायुमंडल के महत्व के बारे में अपने विचार दीजिए। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। आपको पता है वायुमंडल में ही ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस से ही हम जिंदा रहते हैं। जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए वायुमंडल का अग्रलिखित महत्व है। यह सूर्य से आने वाली घातक एवं हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है तथा इन किरणों से जीवधारियों को बचाने में सहायता करता है। आप सब पता है कि जो सूर्य की हानिकारक किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें, उनको कौन रोकता है? आपको पता है, उनको ओजोन परत रोकती है और ये वायुमंडल में ही हमारे है। पृथ्वी पर जीवन हेतु अनुकूल तापमान बनाए रखता है जिससे धरातल का तापक्रम ना तो अधिक गर्म हो और ना ही अधिक ठंडा हो। वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर ध्वनि तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक रहती हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन वायुमंडल के कारण ही होते हैं, जैसे वर्षा का होना, वायु का संचार, ताप संतुलन। क्वेश्चन नंबर 39 है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति कैसे होती है? दोस्तों देखिए, अति प्राचीन काल से ही समझदार व्यक्ति के तल के ऊपर उठने वाले एवं घटने की क्रिया का चंद्रमा से सीधा संबंध मानते रहे हैं। यानी कि जो समझदार व्यक्ति थे वो शुरू से ये मानते थे कि जो ज्वार और भाटा आता है इसका सूर्य और चंद्रमा से सीधा संबंध है। यूनान काल में पिथियस एवं प्लिनी ने ज्वार भाटे का विशेष वर्णन किया। भारत में भास्कराचार्य एवं आर्यभट्ट ने गुरुत्वाकर्षण का वर्णन करते हुए सागर तल के परिवर्तन एवं प्रकाशीय पिंडों के मध्य संबंध को समझाने का प्रयास किया। सर्वप्रथम इस बारे में विस्तार से व्यवस्था पूर्वक वर्णन सर आइजैक न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट किया था। दोस्तों, जो ज्वार और भाटा होता है ये मुख्य रूप से आप यहाँ पर देखिए, ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया है जिसमें सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल ऊपर उठता एवं नीचे गिरता है। पानी के ऊपर उठने की क्रिया को ज्वार और नीचे गिरने की क्रिया को भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा के समय सागर तल में आने वाले परिवर्तन को नियमित रूप से मापा जा सकता है, अतः तट पर इसी के अनुसार विशेष सावधानी से जल की संभावित ऊंचाई की रेखाएं बनाई जा सकती हैं। इनका तटवासियों की सुरक्षा के लिए भी विशेष महत्व है। तो आप लोगों ने देखा ज्वार भाटा कैसे आता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है और कौन कौन से उद्देश्य हैं ये बहुत जरूरी है। देखिए कौन कौन से कितने हैं ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए, संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान भारतीय नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। भारतीय संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों व संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर व सम्मान करना। दूसरा है, राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम को जिन उच्च आदर्शों से प्रेरणा मिली थी उन्हें हृदयंगम करना तथा उनका अनुसरण करना। तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को परिपुष्ट करना और उसकी रक्षा करना। चौथा है, देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में सरसता और सम्मान, मातृत्व की ऐसी भावना का निर्माण करना जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथा का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी मिश्रित संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसका संरक्षण करना। सातवां है, वन, नदी, झील और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उन्नति करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। आठवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, अन्वेषण तथा सुधार की भावना का विकास करना। नौवां है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना। 10वां है, व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का निरंतर प्रयास करना, जिससे सतत बढ़ते हुए प्रयास और उपलब्धियां नई बुलंदियों तक पहुंच सके। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करती हूँ कि आज आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन पढ़े आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का भी निशान होगा उसको भी दबा दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आपको सभी की लिंक यहाँ से मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही चैनल से बने रहेंगे, सभी वीडियोस को देखते रहेंगे और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते हुए चलेंगे। दोस्तों, ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए और आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियोस मैं लेकर के आती रहूंगी और आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों, आप लोग जहां कहीं भी कोई भी समस्या हमसे बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए
और अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।